जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच है वो इंदौर में खेला जा रहा था। और पहले और दूसरा दिन का जो खेल जिस तरीके से घटित हुआ था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया काफी नीचे लगा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया था इस पूरे मैच में अगर देखा जाए, एक टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद इस तरीके से तीसरे टेस्ट मैच में वापसी करेगा। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा था कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा कमबैक करे, क्योंकि जो लास्ट के जो पिछले 2 टेस्ट मैच हुए थे, एक तो नागपुर का और एक जो दिल्ली का टेस्ट मैच हुआ था, उसमें से कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सारे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया था। कम से कम 6 से 7 खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे। डेविड वार्नर हो गए, आपके हेजलवुड हो गए, बहुत सारे खिलाड़ी थे जो इंजर्ड हो गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको वापस ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था, क्योंकि इसलिए भी ऑस्ट्रेलिया ने उनको वापस बुलाया था क्योंकि बहुत ही जो मेजर जो टूर्नामेंट इसके बाद तुरंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया के पास लगा हुआ था। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने उसको ध्यान में रखा हुआ होगा, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी को हल्का इंजरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको सीरीज से पूरा वापस बुला लेना चाहिए। क्योंकि अगर अभी इंजरी छोटी है, अगर वो और ज़्यादा मैच खेलेंगे तो हो सकता है वो बड़ी इंजरी भी बन सकती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे लगता है, कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने सारे के सारे खिलाड़ी अपने वापस बुला लिए थे। जो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मतलब बल्क में उनके खिलाड़ी इंजर्ड हुए, तो ऐसा लग रहा था कि एक तो वैसी भी टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे लगी हुई थी, और लग नहीं रहा था कि इतने खिलाड़ी इंजर्ड होने के बाद एक जो टीम कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके के बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके मेजर खिलाड़ी थे, जो उनके टच वुड खिलाड़ी थे, जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, वो लगभग सारे रूल्ड आउट हो गए थे पूरी सीरीज से अगर देखा जाए। क्योंकि बाकी जो बचे हुए खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं उनको फर्स्ट और दूसरे टेस्ट मैच में उतने मौके नहीं मिले थे। लेकिन फिर भी कयास ये लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं 2 टेस्ट मैच तो हार चुका है, तो इस तरीके से भी उसका मनोबल काफी डाउन था। लेकिन इंडिया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 4-0 का यही क्लीन स्वेप होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से इंटेंट दिखाई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, और स्टीव स्मिथ की कप्तानी को भी लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से कैप्टेंसी की है, अगर ओवरऑल इस पूरे टेस्ट मैच में देखा जाए, उन्होंने टीम का जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, और इस तरीके से टीम को आगे मतलब टीम का लीड इस तरीके से उन्होंने किया है, जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच में अगर देखा जाए, नागपुर और दिल्ली के टेस्ट मैच में, वो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिस तरीके से पैट कमिंस टीम को लीड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी। इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए थे टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, और वहाँ की मीडिया हाउस की तरफ से, कि कहीं ना कहीं जो पैट कमिंस की कप्तानी है वो लेट डाउन कर रही है, उस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं खिला रही है, प्लेइंग 11 नहीं खिला रही है, जिस तरीके की कंडीशन है पिच को, उसको लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी कयास लगाई जा रही थी। क्योंकि आप बताइए, ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन को जो ऑल ओवर अगर टेस्ट रैंकिंग की देखा जाए, तो उसमें तीसरे या चौथे पायदान पर है, ऐसे मतलब टेस्ट रैंकिंग प्लेयर को नहीं उन्होंने टीम में सिलेक्शन किया था। तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनको टीम सिलेक्शन को लेकर के भी उनका माइंडसेट कुछ अलग था अगर देखा जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरीके से तीसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैट कमिंस की कप्तानी में वो इंटेंट नजर नहीं आया, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट मैच में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इन 2 टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने वापसी की है, और एज ए कैप्टन उन्होंने जिस तरीके से टीम को नेतृत्व किया है, टीम ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिला है। जिस तरीके से उन्होंने मैथ्यू क्विनमैन को खिलाया, टॉड मर्फी तो ऑलरेडी खेल ही रहे थे, और जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने भी परफॉर्मेंस निकल के आया है, आप देखो उस्मान ख्वाजा का देख लीजिए, सारे के सारे जो बैट्समैन हैं उनके काफी अच्छा मतलब क्रिकेट खेल के दिखाई है। अगर दोनों मैच के कंपेरिजन में अगर देखा जाए, तो एक तो इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इंडिया ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं। इंडिया की बैटिंग हमेशा से लेट डाउन करती नजर आ रही थी, क्योंकि नागपुर टेस्ट से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी, और वैसे भी मैं ये लगातार सवाल इस पे उठा रहा था कि टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी जो चिंता का कारण बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को लेकर है। क्योंकि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर लगातार रन नहीं बना पा रहा था, क्योंकि नागपुर टेस्ट मैच में अगर रोहित शर्मा की सेंचुरी को आप हटा देंगे, तो कुछ खास टीम से रन निकले नहीं थे। तो कुल मिलाकर के इस जो अगर पूरा ओवरऑल रिव्यू करें अगर इंदौर टेस्ट मैच के, जिसमें से इंडिया के कई सारे जो मेन रीजन जो हार के बने हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें बैटिंग का बहुत अहम रोल है। क्योंकि इंडिया को जिस इंटेंट से बैटिंग करनी चाहिए थी, ठीक है, पिच थोड़ा सा बैटिंग के लिए
फेवर में नहीं थी, लेकिन और भी मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग की। आप देख लीजिए फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने जिस तरीके से 90 रन से ज्यादा की उन्होंने आपको लीड दे दी थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका जो इंटेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई, क्योंकि आपकी जो अपोजिशन है उसको भी उसी सरफेस पे बैटिंग करनी है, उसी कंडीशन में उन्होंने भी बैटिंग किया था जिस तरीके से आपको फर्स्ट इनिंग में। क्योंकि जब फर्स्ट डे आपका प्ले होता है, जब गेम किसी भी पिच को, जब फर्स्ट डे का जो मैच होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर, पिच में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उसमें थोड़ा सा ना पहले दिन थोड़ा सा जो विकेट होती है वो थोड़ा सा खेलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि टॉस जीत करके थोड़ा सा बैटिंग करने का जो डिसीजन इंडिया का हुआ था, मुझे इंडिया को लग रहा था कहीं ना कहीं 2 टेस्ट मैच में टॉस नहीं जीता। उसका कारण ये भी रहा है कि इंडिया को तो पता ही था कि पिच थोड़ा सा कठिन बनाई गई है तीनों टेस्ट मैचों में। अगर देखा जाए मतलब तीनों नागपुर से अगर लेकर के बात की जाए तो जो पिच बाई पिच अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिच कहीं ना कहीं मुश्किल ही नजर आई है। क्योंकि आप नागपुर के देख लीजिए, फिर दिल्ली के लीजिए और इंदौर के देख लीजिए। इंदौर में तो पिच ऐसी बनाई गई है, आप ये मान लीजिए इंदौर की पिच बनाने का एक और मुख्य कारण ये रहा है कि इंदौर का टेस्ट मैच जो यहाँ पर शेड्यूल हुआ है वो एक्चुअली में होना नहीं था, वो होना था आपका धर्मशाला में। लेकिन जब इमीडिएट शेड्यूल किया गया इसको, तो अभी रिसेंट में ईरानी कप का भी जो मैच था, वो जो रेस्ट ऑफ इंडिया और ईरानी कप का जो है मध्य प्रदेश के अगेंस्ट में जो होना था, वो कहीं ना कहीं इधर शेड्यूल था, आपके इंदौर में ही शेड्यूल था। लेकिन जब से ये मैच शिफ्ट कर दिया गया इंदौर टेस्ट मैच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, तो कहीं ना कहीं ये जो पिच है यहाँ की जो प्रिपरेशन थी वो ईरानी कप को लेकर थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो ईरानी कप है फिर वो बाद में ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन का जो एक टाइम होता है वो कहीं ना कहीं उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाया जो टीम, और जिस तरीके की पिच एक्सपेक्टेड थी, मुझे लग रहा है कि इंडिया ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठीक है टर्निंग ट्रैक तो उनका था माइंड सेट की थोड़ा सा, लेकिन कंपैरिजन में दिल्ली और नागपुर के पिच के कंपैरिजन में ही था कि उन्हीं के समकक्ष ही ये दोनों पिचें के ही होगी, इंदौर की भी पिच। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन दोनों को भी बहुत आगे निकल गई। हालांकि इस आपने देखा भी होगा कि आज आईसीसी का जो आईसीसी ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है इसको पिच को लेकर, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि पिच जो बनाई गई इंदौर टेस्ट में बहुत ही मुश्किल पिच बनाई गई, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस पे आईसीसी ने भी अपना बयान जारी किया है, उन्होंने इस पिच को बहुत पुअर रेटिंग करार दी और उसको इंदौर जो टेस्ट पिच ये जो स्टेडियम है उसको 3 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं पिच को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक है जिस तरीके से आईसीसी ने अपना जो डिसीजन दिया है पिच को लेकर के। क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो पिच ने बहुत अहम रोल प्ले किया है पूरे टूर्नामेंट में, और फिर पूरा पिच के इर्द गिर्द ही पूरा गेम चल रहा है, पूरा टूर्नामेंट चल रहा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके के इंटेंट दिखाया, ऑस्ट्रेलिया की कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। स्टीव स्मिथ की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जिस तरीके से कैप्टेंसी की है, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया है और जिस कॉम्बिनेशन के साथ, जिस इंटेंट से उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट दिखाई है, ऐसी हार्ड पिच में भी उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है, वही एक्सपेक्ट पहले और दूसरे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन भी थे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले और दूसरे टेस्ट मैच में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं जैसे ही इंडिया में आया था तो थोड़ा प्रेशर में आ गया था, कई सारी पिचों को बयानबाजी चल रही थी और सारे कई मैटर्स चल रहे थे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन चल रहा था और कैप्टेंसी में भी थोड़ा सा लेट डाउन किया था। तो उस वजह से भी कई सवाल जो टीम सिलेक्शन को लेकर है उसमें कई सारे प्रॉब्लम चल रही थी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से वर्कआउट किया अपने पूरे मैच में, 2 टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं उन जो कमियां उनको नजर आई थी, उनने कहीं ना कहीं उन सारी कमियों को बहुत ही अच्छे तरीके से रूल्ड आउट किया है। वही नतीजा रहा कि उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया को बहुत ही शानदार तरीके से हराया है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इंडिया को कि अभी सीरीज भले ही आपको 2-1 चल रही हो, लेकिन अभी भी उनके पास एक मैच है और सीरीज को लेवल करने का भी एक अच्छा मौका है। तो इंडिया को भी देखना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जैसे ही इंदौर टेस्ट मैच जीतने के बाद उनका तो जो रास्ता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है। और जो आईसीसी की जो न्यू अभी रैंकिंग आई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के, उसमें नंबर 1 पे चला गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले भी नंबर 1 पर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक जिस तरीके से घटित हो रहा था, लास्ट 2 टेस्ट मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके का परफॉर्मेंस करता रहेगा और इंडिया से कहीं ना कहीं अगर 4-0 ये हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के नीचे जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें लगी हुई थी, और साउथ अफ्रीका अभी न्यूजीलैंड का भी
टूर पर गई हुई है, वहाँ पे 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी होनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से हार जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ना न्यूजीलैंड और श्रीलंका की जो सीरीज उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से इंदौर टेस्ट में वापसी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि हम कहीं ना कहीं हमारी जो जगह है वो पक्की है और हमें कोई किसी भी तरीके से की समस्या नहीं है। हमारा जो स्पॉट है वो कहीं ना कहीं ऐसे में फिक्स हो गया है। अब इंडिया के लिए थोड़ा सा चिंताजनक ये है कि अब इंडिया को चौथे टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं जो अपना जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चौथा टेस्ट मैच इंडिया को हर हाल में जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपनी जो पोजीशन है वो अपने हाथ में है, जब तक वो उसको आप सेव करके रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैच आप हार जाएंगे तो फिर आपको दूसरी सीरीज पर डिपेंड करना पड़ेगा। कहीं ऑस्ट्रेलिया ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया 2-0 से तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अब जो चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में होना है उसको लेकर थोड़ा सा बहुत ही माइंड में लेकर के चलना पड़ेगा कि ये गेम कहीं ना कहीं इंडिया को हर हालत में निकलना होगा, क्योंकि अगर ये गेम हाथ से निकल जाएगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने 2-0 से लीड कर रहा था दोनों ही टेस्ट मैच में, लेकिन ठीक है अभी भी एक मौका है इंडिया के पास भी। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज होगी मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला है श्रीलंका के लिए। लेकिन फिर भी ये टेस्ट क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी और अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। अभी इंग्लैंड को जिस तरीके से सीरीज को लेवल किया है, हालांकि पहले मैच में पिछड़ गया था, लेकिन दूसरे टेस्ट में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने वापसी की है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि न्यूजीलैंड को कोई मुश्किल होने वाली है। लेकिन फिर भी आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो इंडिया को कहीं ना कहीं चौथे टेस्ट मैच पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने इंदौर टेस्ट मैच में गलतियां की हैं उन गलतियों को भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए जो मुझे लगता है सबसे चिंताजनक की बात है वो इंडिया कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रहा है अपने स्पोर्ट को लेकर के। आप देख लीजिए केएल राहुल और शुभमन गिल वाला जो मैटर चल रहा था कि उसमें किसको खिलाया जाए किसको नहीं खिलाया जाए, उन्होंने अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर ली जो एक्सपेरिमेंट किया है इतना जल्दी, क्योंकि आपके पास इतना समय है नहीं। आपको सीधे अहमदाबाद जाना है इंदौर के बाद। इंदौर का भी टेस्ट मैच देख लीजिए आप 2.25 दिन में खत्म कर दिया। कहाँ 5 दिन का टेस्ट मैच 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब पिच इतनी इतनी टर्निंग बनाई जा रही, पता नहीं ये टीम मैनेजमेंट का सोच है या किस तरीके का सोच रख रहे हैं। क्योंकि अभी भी पिच को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया पता नहीं किस क्योंकि आप देख लीजिए आप जो ओवल में जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा टर्निंग ट्रैक होगा वहां पर। इंडिया को थोड़ा सा उस कंडीशन को भी समझना चाहिए। वहां पे जो पाउस पेस और बाउंस और मुझे लगता है बहुत मदद मिलती है वहां पर। ऐसी पिचें ही ज्यादातर वहां पर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिया अभी से पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को इतना टर्निंग ट्रैक क्यों दे रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने मैच के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रोहित शर्मा ने स्पष्ट किया था कि हमारा ये पहले से प्लान था कि हमें इस तरीके के पिचों में खेलना है। और कभी कभार हमारी हार भी होती है तो और कभी कभार जीत भी होती है। तो जीत में तो लोग इतनी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हारने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही आप 2 टेस्ट में जीत गए हों उसमें ऐसा नहीं है, आपकी तारीफ भी हुई थी और क्रिटिसाइज भी हुआ था। क्योंकि आप दोनों अगर टेस्ट मैच में देख लीजिए जो जिस तरीके से इंदौर और दिल्ली का टेस्ट मैच जीते थे तो कहीं ना कहीं उसमें लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, उसमें मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का कोई कंट्रीब्यूशन कोई खास रहा नहीं था। इसलिए चिंता का विषय बना हुआ था। ये लग ही रहा था कि अगर दोनों टेस्ट मैच जिस तरीके से घटित हुए थे इंडिया के लिए, अगर सेम सिचुएशन अगर इंडिया ने आगे भी किया तो आगे मैच में हो सकता है उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। यही हाल हुआ कि इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में वही सेम गलती फिर से दोहराई, ना उसका टॉप ऑर्डर चला और ना ही मिडिल ऑर्डर चला। तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बॉस बैक किया इंडिया को एक तरफा मैच में मुझे लगता है काफी पीछे कर दिया। मुझे लगता है और इंदौर टेस्ट मैच की अगर पूरे ओवरऑल बात की जाए तो इंदौर टेस्ट मैच मुझे लगता है सिर्फ इंडिया ने एक सेशन मैच जीता है, पूरे सेशन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पीछे छोड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बाउंस बैक किया था इंडिया ने, काफी जल्दी विकेट 6 विकेट जिस तरीके से अर्ली झटकाए थे, वही अगर एक सेशन मात्र था इंडिया का जिसमें इंडिया हावी रहा था। नहीं पूरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा बना के रखा है इंडिया पर। लेकिन अब इंडिया के लिए बहुत समस्या होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच अब इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। और जिस तरीके से अगर प्लेयर की बात की जाए, जिस तरीके से आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, नागपुर में 100 बनाने के बाद आप अभी भी अपनी फॉर्म को ही ढूंढ रहे हैं।
आप केएल राहुल, शुभमन गिल को देख लीजिए। मैं बात ही कर रहे थे कि शुभमन गिल को अगर मौका देंगे, अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि उनको इतना टेस्ट क्रिकेट में तो इतना आइडिया है नहीं उन्हें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उतने ज़्यादा खेले नहीं उन्होंने। T20 वनडे एक अलग गेम होता है, उसमें आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ता है, और इतना ज़्यादा आपको उसमें पिच पे आपको थोड़ा सा काफ़ी भी मदद भी मिलती है उसमें, वनडे वाली जो पिचेज होती हैं। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के लिए भी एक बड़ा पॉइंट था कि कहीं ना कहीं उनको परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगा, लेकिन अभी उनको इतने मौके मिले नहीं, तो इतना ज़्यादा सवाल उन पर नहीं उठाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने एक्सपेरिमेंट इतना जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी इंडिया के पास इतने ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय नहीं था। आप देख लीजिए मोहम्मद शमी, और नीचे आप बॉलिंग में भी आपने बदलाव कर दिया। बॉलिंग में ठीक है, उमेश यादव अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने हमेशा टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि उमेश यादव काफ़ी इतने ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, बट जब कभी भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी गेंदबाजी में दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तो आप उस पेयर को आपको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी पेयर को लेकर के चलेंगे, वो चाहे गेंदबाजी में हो या बैटिंग में हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आगे 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 क्रिकेट में, क्योंकि आप जितने उनको मौके देंगे शायद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आप उमेश यादव को देख लीजिए, दोनों टेस्ट मैचों में उनको बैठना पड़ा डग आउट पर, और तीसरे टेस्ट मैच में आए। अब आप चौथे टेस्ट मैच में फिर किसी ना किसी को ड्रॉप या सिलेक्ट करेंगे, तो फिर जो ड्रॉप होता है तो उससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद आप ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मोहम्मद शमी को देख लीजिए, मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की थी हालांकि दिल्ली टेस्ट मैच में, उसके बाद उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में अपने ड्रॉप कर दिया। तो इससे क्या होता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट लगा हुआ है, जो खिलाड़ी ऑलरेडी उस टूर्नामेंट को लेकर के अपना जो कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है, और जो इस प्रिपरेशन कर रहा है उस बड़े टूर्नामेंट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा ना उसके गेम में भी इफेक्ट डालता है। तो मुझे लगता है ऐसा इंडिया को, टीम मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा ना ये अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में लेकर थोड़ा सा एक जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके साथ थोड़ा सा ना रिलाई करना चाहिए था, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी, क्योंकि बड़े मैच में आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट बहुत बिग प्रेशर वाले होते हैं। थोड़ा सा प्रेशर होता है दोनों टीम के पास, जो इवेंट को जीतने का भी, और जो इसके पास कभी है नहीं वो टाइटल, तो उसको भी बचाने का, और मतलब कई सारी चीजें होती हैं। तो वो चीज़ इंडिया ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग दिखी है। और भी अगर बात की जाए तो एक विराट कोहली का जो फॉर्म है, वो हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो भी बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है इंडिया के लिए अगर देखा जाए। अब क्योंकि इंडिया के टॉप और मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो ऐसे कोई एक प्लेयर नहीं है जिससे कि आपको इनिंग को काफी क्विक रन बना सके और थोड़ा इनिंग को और आगे लेकर के जा सके। आप देख लीजिए चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरीके से बैटिंग दिखाई है, तो वो तो काफी काबिले तारीफ थी, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक टेस्ट प्लेयर के, वो तो सभी को पता है कि बहुत अच्छी बैटिंग उनके अंदर जो एबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट को बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से उन्हें 143 रन ऐसी पिच पे खेली है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए और टीम के लिए एक अच्छा मैसेज आया है कि जो आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं उनकी जो अभी जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छी है, और आगे उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके की फॉर्म रहेगी, क्योंकि उनका जो बैटिंग है चेतेश्वर पुजारा की, उनका जो रोल है इस टीम में अगर टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली देखा जाए, क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और एक ही फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो इंडिया के, अगर देखा जाए बैकबोन है एक तरीके के टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए। तो उनकी जो फॉर्म है, उन्होंने जिस तरीके से वापसी की है, हालांकि कुछ टेस्ट मैच में उनके रन नहीं आए, लेकिन इस ऐसी पिच पर उन्होंने जो रन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए पॉजिटिव नजर आया है। और जो विराट कोहली की जो फॉर्म है, हालांकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है विराट कोहली ने, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये पिच इतनी ज्यादा टर्निंग थी कि खिलाड़ी को आप डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर कितना ज्यादा डिफेंस पे जाएंगे, चाहे जितना टेक्निकल बैट्समैन हो, चाहे जितनी क्लास हो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गेंद ऐसी आ जाएगी आप उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं रियलाइज कर पाएंगे किस लेंथ लाइन पे आएगी, कितना टर्न होगी, कितना मूवमेंट होगा। तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का विषय बन रहा था। तो इंडिया के जितने भी बैट्समैन आपने देखा होगा इन 2 टेस्ट मैच में, सब सारे के सारे आगे निकल करके एग्रेसिव होकर के मारने के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकेट का पतन हुआ, वो कहीं ना कहीं पिच को लेकर के उनके सबके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आ चुकी थी कि इस पिच पर मुझे लगता है कि टिकना और टाइम स्पेंड करना और जिस तरीके से डिफेंड करना, मुझे लगता नहीं था कि किसी बैट्समैन ने ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा ये चीज करनी चाहिए।
तो यही यही कारण रहा कि सभी के सभी एग्रेसिव होकर के अटैकिंग मोड पे चले गए, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यही सेम सिचुएशन इंडिया के खिलाफ भी हुई है कि इंडिया के सारे बैट्समैन वहां पे वो जो डिफेंस करना, वो मुझे लगता है उन्होंने उचित ही नहीं समझा और सारे के सारे अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। वही नतीजा रहा है कि पिच जो गेंदबाजों के लिए थी, स्पिन गेंदबाजों के लिए इतनी ज्यादा मदद मिल रही थी कि लगातार विकेट गिरते रहे इंडिया के और इंडिया वापसी नहीं कर पाया। तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से वापसी की है, टीम इंडिया को एकदम बैकफुट पर ला कर रख दिया है और ये टेस्ट मैच जो तीसरा टेस्ट मैच है वो मात्र 2.25 दिन में ही खत्म कर दिया। तो इंडिया की थोड़ा ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा बैटिंग पे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लानी होगी। अब सबसे जो मेन देखने वाली बात होगी कि आप चौथे टेस्ट मैच में फिर क्या सोचते हैं कि आप फिर शुभमन गिल को मौका देंगे या केएल राहुल को मौका देंगे। क्योंकि अब देखिए 2 मैच में आपने केएल राहुल को मौका दे चुके हैं और एक मैच में आपने शुभमन गिल को मौका दिया। अभी बचा है आपके पास एक टेस्ट मैच। अब अगर एक टेस्ट मैच में आप कुछ शुभमन गिल को मौका दे देंगे तो फिर आपके लिए वही समस्या होगा, क्योंकि शुभमन गिल को मौका देना मतलब अगर फिर उनका फेल्योर हो गया तो फिर दोनों बराबर पे चले जाएंगे। केएल राहुल भी दोनों मैच फेल्योर और इनके भी दोनों फेल्योर। फिर आप कहीं ना कहीं उस स्पॉट है जो आपका जो ओपनिंग का स्लॉट है वो कहीं ना कहीं आप अभी भी आप एक सर्चिंग बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं टीम को इस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं जो टीम का जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि उनको कैसे आगे लेकर जाना है, किसको आगे लेकर के जाना है। वो सारी उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी होगी ऑलरेडी। खैर ये उनका काम है। लेकिन अगर ओवरऑल इस पूरे मैच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ रहा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा भारी रहा है। यही कारण है कि उनके एक तो टेस्ट में जिस तरीके से कैप्टेंसी संभाली है स्टीव स्मिथ ने और जिस टीम को जिस तरीके से लीड किया और कॉम्बिनेशन जिस तरीके से खिलाया, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को हेल्पफुल रहा है। देखते हैं चौथे टेस्ट मैच में हो सकता है पैट कमिंस वापस आ जाए तो फिर वापस से कप्तानी वही करेंगे। फिर देखना होगा चौथे टेस्ट मैच में किस तरीके के इंटेंट से ऑस्ट्रेलिया उतरता है भारत के सामने और भारत किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को